आपको ऐसे लोग एक तो वो होती है ना जो कहानी आप कहकर सुनाते हैं, जो मेरी नानी सुनाया करती थी। मेरी नानी बहुत एक शदीद इंटेलिजेंट खातून थी। इफ यू रीड द बुक एंड इफ यू हियर द डॉक्यूमेंट्री ऑल्सो, ही स्पीक्स लाइक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो मेरा पहला क्रश। जो कॉन्वर्सेशंस दस्तक के सर्कल में होती थी ना, हमारा बड़ा लंबा सा ड्राइंग रूम था, उसमें गोल दायरे में सब बैठ जाया करते थे। कुछ मुझे तो याद भी नहीं कि क्या बातें वो करते थे। I'm very keen to know your relationship with your parents, particularly पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट नाम है मंसूर सईद साहब, जो उनके तराजिम हैं, जो उनका, और सबसे बड़ी बात जो जिस तराश खराश से उन्होंने अपने बच्चों को समाज में तोहफतन दिया है। ये रिश्ता जो था उसकी हम तख्लीकी उसकी बातें तो हमें आपकी से कहीं ना कहीं सुनने को मिली हैं, पर जैसी हमारी अब तक की कॉन्वर्सेशन गई है, मैं चाहूँगी कि जो कहानियों के वसीले से ये रिश्ता बना और उसमें वो बात जो आपको और आपके वालिद को इस कम्युनिकेशन को बहुत, जो आपके साथ हमेशा, क्योंकि जो फ़र्द की हैसियत में जो बनाती है, यानी पेरेंटल और अपना औलाद के खाके और खाने से निकल के जो रिश्ता बनता है, चूँकि आप भी जिस शोबे से हैं वो भी उसी शोबे से हैं, सो टू क्रिएटिव प्रोफेशनल्स और सो वो जो दो एक प्रोफेशन के लोग, वो क्या बात, वो कैसे बना और वो कैसे अभी तक रहनुमाई कर रहा है, जो कि कर तो रहा है यकीनन। ऐसी मैं तो कह रही हूँ, मेरा बाप इतना खतरनाक आदमी था, मुझे पता नहीं था। वो मर के जितने काम मेरे करवा रहे हैं ना क्या वो अभी तक वो मेरे अभी तक काम करवा रहे हैं। ये कैसे? मतलब मरने के बाद भी, उनके जाने इंतकाल के बाद भी, जो उनका इम्पैक्ट है ऑन पीपल, जो उनके किए हुए काम है वो मेरे काम करवा रहे हैं, वो मेरी जिंदगी चला रहे हैं। वाह, जो उनके किए हुए काम है। वाह। most of the people who talk to me, या जो बचपन के बारे में पूछते हैं, it's all about them, it's all about my parents. most of my life, strangely, अभी जब आप टीनेजर्स में होते हैं तो आप बहुत अपना सेल्फ इम्पोर्टेंस होती है ना, मैंने वो जब आप ज्यादा लाइफ देख लेते हैं तो आप कहते हैं यार ये तो मैं कर ही ना पाता अगर ये ना होता, मैं ये ना कर पाता अगर वो ना होता, ये ना कर पाता अगर वो ना होता। तो इवन दो देखने वाले को, आप लोगों को लगता है सेल्फ मेड आदमी, किसी से हेल्प नहीं ली, किसी ने सिफारिश नहीं की, ये बड़ी बात होती है ना कि भाई और हमें किसी ने, nobody does it alone, nobody. You can't, nobody. It's not the societies, माशरे, लोग, communities इस तरह डिजाइन ही नहीं होती। Nobody can do it alone. You always have help. You either recognize it or you don't recognize it. मगर in my case it was so obvious, blatant कि वो वैसे उसूल के सख्त थे, तो ये कभी नहीं किसी से कहा उन्होंने कि भाई ये, और खैर मुझे तो ये भी नहीं था कि उनको एक्टिंग का मेरे कोई दिलचस्पी नहीं थी इस बात से। जब मैं बहुत पॉपुलर एक्टर भी थी, बहुत पॉपुलर एक्टर हो गई थी, तो मुझे कहते थे बेटी बच्चों ये तुम्हारा काम थोड़ी है। उन्होंने यासीन बजिंजो का एक स्कूल था लियारी में ही, एक ओल्ड गोलीमार में, पुराना गोलीमार में एक स्कूल चलाते थे यासीन बजिंजो, जो हमारे साथ थिएटर में दस्तक में काम करते थे जी। तो उन्होंने एक स्कूल बनाया और फर्दर ऑफ, शहर से बाहर। तो हमारे अब्बू साहब ने कहा कि ये तो तुम्हारा काम थोड़ी है, जो मैं कर रही थी, जिसके लिए मैं मशहूर थी, तुम बच्चों वहां जाके बच्चों को पढ़ाओ, तुम्हारा ये काम है। मैंने कहा अब्बू जी मैं खुद पढ़ूं, मैं ड्रामा करूं, मैं नौकरी करूं या मैं बच्चों को पढ़ाऊं? के लिए हाँ, तो दिन में वक्त तो बहुत होता है, एक दिन में बहुत होता है।
अब्बू गुड से अब्बू गुड से weird things like that. लेकिन ये सब जो मैंने आपको पिछली जो पूरी मैं वही सोच रही हूँ, लंबी कहानी सुनाई आपको, ये इट्स ऑल देम. और जो आपने कहानी की बात की कि उसमें क्या कहानी थी, क्या कहानियां आपने सुनी, उनमें सबसे अहम कहानी वो खुद थे. मैंने उनको सिर्फ उनकी कहानी जीते हुए देखा है. मोस्ट ऑफ इट वो इन देयर बेस्ट वल्नरेबल सेल्व्स. गलतियां भी कर रहे थे, सुधार भी रहे थे, कुछ मान रहे थे, कुछ नहीं मान रहे थे, कुछ सालों बाद मानी, कुछ ऐसी अनवेवरिंग उनकी कमिटमेंट्स थी जो उन्हें वो बना रही थी, जो वो थे. दोनों मेरे पेरेंट्स उससे वो नुकसान उठा रहे थे, मगर उस पर जमे हुए थे, क्योंकि उनको ये यकीन था कि यही सही बात है, ये बात ऐसे ही होनी चाहिए. उसका हमें नुकसान हो रहा था, हम नुकसान उठाते थे, वो जमे हुए थे. जो आज मैं कहती हूँ कि वो तो नुकसान था ही नहीं, तो बज़ाहिर लग रहा था. पैसे नहीं है, गाड़ी नहीं है, घर नहीं है, उस वक्त तो यही लगता है ना आपको कि यार इतना काबिल आदमी है, देखो अपना मतलब एक गाड़ी क्यों नहीं ले सकता, ये इतना काबिल आदमी, इतनी काबिल खातून, एक स्कूल की प्रिंसिपल, स्कूल बनाया चलाया, रिक्शा में आती रहती, क्यों? उस वक्त आप गधे होते हैं ना? नहीं, गधे तो अक्लमंद होते हैं. बता आप, बस आप डफर मुहावरती. नहीं, गलत मुहावरा चेंज होना चाहिए. गधे बहुत सेंसिटिव भी होते हैं, बहुत अक्लमंद भी होते हैं, एक्चुअली फैक्चुअली. तो लेकिन आप टीनेज बच्चे बस जनरली इस तरह की बातें सोचते हैं, सतही होते हैं. हाँ, सतही होते हैं. थैंक यू वेरी मच. सेल्फ लोथिंग मेरा इस वक्त बहुत इमोशन था. अब मैं सोचती हूँ उसमें तो एक रत्ती बराबर का कुछ नुकसान ना था, फायदा ही फायदा था. अभी तक चल रहा है फायदा, ये ना कम्युनिटी फॉर्म हुई, क्योंकि हाँ, क्योंकि वो कम्युनिटी जो बनी, जो लोग जुड़े, जो आज सिर्फ उनके नाम से जुड़ जाते हैं. आप उनका सिर्फ नाम जानती हैं या काम जानती हैं, तो आधा मुझे पहचानने में, आधा तो इस बात का हाथ है कि मैं उनकी बेटी हूँ. तो कभी कभी ऐसा होता है कि बगैर किसी नेपोटिज्म के सो टू से आपके माँ बाप आपको, और ज्यादातर ऐसा ही होता है कि वो आप अननोइंगली आपकी पहचान होते हैं, जो आपका हल्का अहबाब होता है. तो एक तो उनकी कहानी चल रही है, उनकी कहानी मैं भी हूँ, मैं भी उन्हीं की कहानी हूँ. तो वो अहम कहानी तो उनकी, वो खुद थे दोनों. वालदा तो मेरी हैं अभी, लेकिन अब्बू की कहानी में भी बस एक पॉज सा आया था, फिर उसके बाद वो दोबारा चल पड़ी. सिरा ढूंढना पड़ा मुझे जरा सा, फिर चल पड़ी. तो एक तो ये कहानी थी. दूसरी कहानी वो थी जो काम वो कर रहे थे, जो अमल वो कर रहे थे, उससे एक कहानी बिल्ड हो रही थी. जो उनकी सियासी कमिटमेंट्स थी, जो उनकी सोशल कमिटमेंट्स थी, जिन लोगों के साथ वो जुड़ते थे, जो बात वो करते थे, जो उनका बिहेवियर था, जो काम उन्होंने किया, जो चीजें उन्होंने चुनी तर्जुमा करने के लिए. जब कॉस्मोस का तर्जुमा कर रहे थे, तो पहले वो फिल्म का तर्जुमा हुआ था जो पीटीवी पे चली थी, डॉक्यूमेंट्री. तो चूंकि वो अंग्रेजी में थी, तो सवाल ये हुआ कि भाई कितने ही लोग इसको समझ पाएंगे. एक तो सियासी साइंसी जो तस्वुरात हैं वो जरा हमारे कम लोगों को समझ में आते हैं. तो इसको कम से कम उर्दू में तो होना चाहिए. तो इनको कमीशन किया गया कि भाई आप ये फिल्म का स्क्रिप्ट जो है ये उर्दू में आप इसका तर्जुमा कर दें. जब उसके राइट्स लिए गए तो उन्होंने हमें कुछ लिखा हुआ स्क्रिप्ट भेजा और कुछ टेप्स पे भेजा, कैसेट्स पे. सो एक वॉकमैन था उनके पास जिसपे वो सुनकर अंग्रेजी से पहले उसको अंग्रेजी से अंग्रेजी में लिखते थे, फिर उसे उर्दू में करते थे, फिर उसकी उर्दू में तसी वगैरह करके फिर एक स्क्रिप्ट बन के फिर वो जाता था. जैसे उस जमाने में फजल कमाल साहब वो हैड अ वेरी ग्रैंड वॉइस, वो उसको डब करते थे.
तो हम ऐसे फिर रहे होंगे लूर लूर यहाँ वहाँ घर में, या नहीं हो सकता है कि ना भी फिर रहे हो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो आप क्या करती रहती हैं, वक्त है आजकल आपके पास? मैंने कहा जी है, बताएं। कहेंगे ये आप ट्रांसक्राइब कर दें तो मैं ट्रांसलेट कर लेता हूँ। मैंने कहा, फौरन मेरे दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया, क्योंकि हम उस वक्त स्ट्रीट थिएटर करते थे, जेब में दमड़ी नहीं होती थी। कितना? मैंने कहा कितने पैसे देंगे? कहने लगे जी। मैंने कहा कितने पैसे देंगे? कहने लगे दे देंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा काफी मुनासिब पैसे। कहेंगे जी कॉन्ट्रैक्ट देखें आप कैसे हो रहा है। मैंने कहा जी कहने लगे ठीक है। मैंने कहा ठीक है, ओके ठीक है, कर दूंगी। तो मैं वो हेडफोन लगा के, अब पता नहीं वो वाकई सिर्फ काम ही मुझसे करवाना चाहते थे या वो भी मेरी कोई ट्रेनिंग का सर, तो मैं कान पे वो हेडफोन लगा के कार्ल सेगन की आवाज में वो सुनती थी और अंग्रेजी में लिखती थी। अब मैं खुद 8वीं जमात में 9वीं जमात में थी, तो आधी बातें तो मुझे नहीं समझ में आ रही थी कि हो क्या रहा है। बहरहाल मैं जब लिखती थी तो बड़ी सारी चीजें समझ में आ जाती। और कार्ल सेगन का स्टोरी टेलिंग तरीका बहुत ही it's science and literature at the same time. If you read the book and if you hear the documentary also, he speaks like रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे। वो मेरा पहला क्रश कार्ल सेगन। ओके, व्हाट अ मैन। तो वो जिस तरह बोलते थे यार, ये ना ऐसे ऐसे देखते रहते थे उनको। तो खैर वो मैं अंग्रेजी में लिखती थी, गलत सलत कुछ की तो स्पेलिंग्स ही नहीं आती थी। अब बार बार रिवाइंड करके सुन रही हूँ कि भाई है वर्ड क्या है, व्हाट इज इट, व्हाट डज इट मीन। अच्छा उनका तो डिक्शन प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा था। उनका सुन तो मैं सही रही हूँ, इसको लिखते कैसे हैं। सो अब डिक्शनरी खंगाली जा रही है कि भाई वो कैसे, अच्छा ये क्या लफ्ज, अच्छा पता चला नहीं जी वो SY से नहीं आएगा, वो PSY से। P क्यों है इसके आगे, यू नो। इस तरह की कॉन्वर्सेशन भी हो रही है साथ में कि क्या जबान है यार, कि मतलब बोलो कुछ लिखो कुछ। तो वो मैं अंग्रेजी में लिखती थी, फिर अब्बू से उर्दू में ट्रांसलेट करते थे, तो जाहिर है बहुत तेजी से करना पड़ता था क्योंकि उसकी डेडलाइंस होती थी। तो लिखते थे बहुत तेजी से, फिर उसको मैं फेयर करती थी, यानी मैंने उसको अंग्रेजी में भी पढ़ा है, उर्दू में भी पढ़ा है। तो वो उसके उन्होंने मुझे कुछ दी उजरत, मामूली सी। बहुत खुश हो गई मैं, क्योंकि वो थिएटर में कुछ तो होगा। हाँ, कुछ तो मेरे काम आ जाएगा। तो वो इस तरह की कहानियां भी हैं। ये मेरे लिए ये भी कहानी है मेरी जिंदगी की। फिर जो कॉन्वर्सेशंस दस्तक के सर्कल में होती थी ना, हमारा बड़ा लंबा सा ड्राइंग रूम था, उसमें गोल दायरे में सब बैठ जाया करते थे। अब कुछ मुझे तो याद भी नहीं कि क्या बातें वो करते थे प्रिसाइसली। अगर आप मुझसे पूछे कि क्या इस बेटी बूर्जुआ के बारे में क्या डिस्कशन हुआ था, तो खाक नहीं पता मुझे, क्योंकि मेरे तो ऊपर झकझक गुजर रहा होता था सब। लेकिन मेरे कान में तो पढ़ रही थी बातें। फिर मैं तो कोने में बैठ के होमवर्क कर रही होती थी या घर की देख रही होती थी, क्या बोल रहे हैं। 10-12 साल की तो मैं थी, लेकिन दे मेड इट अ पॉइंट कि मैं वहां बैठूं, मैं भी मेरा भाई भी, हम वहां बैठे। 2 टिंगे से बैठे होते थे सब ये जायंट्स के साथ, मगर बैठे होते थे और सुन रहे होते थे। तो 2-4 ऐसे ही जो ढंग की चीजें भी मैं कर लेती हूँ, वो उसी की देन है, क्योंकि वो कान में पड़ती रहती थी। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज सीखी वो थे रवैये, इख्तिलाफ के आदाब, इख्तिलाफ की अहमियत, इख्तिलाफ की समत। बिल्कुल। बहुत कोई मुबाहिसा हो उसको समेट के कैसे रखना है, मुतवज्जे कैसे रहना है। इतना स्टैमिना, 4-4 5-5 घंटे बोलते रहते थे यार, इतना स्टैमिना था। और इतना पढ़ा हुआ भी था जो इतनी बहसें करते थे। हाँ, 5.5 घंटे प्रोलॉन्ग सेशंस चल रहे हैं, एक प्ले पे डिस्कशन हो रहा है, उसके बीच में नहारी भी खाई जा रही है। एक घर में बनती थी नहारी भी थी, बहुत मशहूर, एक हो गया था। फिर वही नहारी सेशंस जो थे वो असलम अंकल के घर भी शिफ्ट हो गए, वहां पे भी उसमें फैज साहब भी आ रहे हैं, प्ले देखने के लिए डॉक्टर सलीम उज़्ज़मा सिद्दीकी भी आ रहे हैं, पीटर हर्शले भी आ रहे हैं। तो you saw people who were, so to me
superstardom is something completely different. Yes. I was 10 years old and I was standing on stage wearing my long white socks and my pumps and wearing a black and white dress. और गैलीलियो मैंने ओपन किया है 10 years old. कुछ पता भी नहीं था क्या कर रही हूँ. बट जब मैं पर्दा खुलता है तो सामने मुझे नजर आते हैं एक सफेद बालों वाले साहब चश्मा लगा के देख रहे हैं, सूट पहन के, छड़ी रखी हुई है. स्टिल रिमेम्बर इट. देख रहे हैं और मैं उनको देख के मैं बड़ी इंट्रीग हुई. मैंने कहा ये कितने खूबसूरत शख्स है. 10 साल का बच्चा क्या सोचेगा, ये उसको क्या पता कौन है. तो बाद में मैंने अम्मी से पूछा वो कौन थे जो सामने बैठे. उन्होंने कहा हाँ उनका नाम डॉक्टर सलीम उज़्ज़मा सिद्दीकी. मैंने कहा चाहूंगे कोई. बाद में पता चला कि dude I've performed for he was sitting there. तो ऐसे लोगों के लिए भी ऐसे लोग भी थे ऑडियंस में. तो आपको ऐसे लोगों से भी इंटरेक्शन, उन्होंने ऐसे करके प्यार भी किया मुझे. तो यू नो ये भी कहानी, मतलब ये भी कहानी इन कहानियों का हिस्सा है. फिर आपको ऐसे लोग एक तो वो होती है ना जो कहानी आप कहकर सुनाते हैं, जो मेरी नानी सुनाया करती थी. मेरी नानी बहुत एक शदीद इंटेलिजेंट खातून थी. कभी स्कूल नहीं देखा, बिल्कुल कोई ऐसे कोई डिग्री याफ्ता खातून नहीं थी, लेकिन कमाल की टैलेंटेड खातून थी, जो हमारी ज्यादातर खवातीन हैं बाय द वे. तो सिलाई बुनाई क्या, घरदारी क्या, ये मतलब बहुत कमाल. और ये भी कि इतनी मुश्किलात देखी. नाना हमारे जर्नलिज्म के जो भी डिक्टेटरशिप में हालात होते हैं उसके शिकार रहे और जेल भी गए और वो सब भी हुआ. फिर सियासत भी जाहिर है कोई सरकार के हक में तो थी नहीं, तो वो उसका भी खमियाजा भुगता. सो शी यूज्ड टू डू इट ऑल अलोन. बच्चे भी खुद पाले, उनकी पढ़ाई लिखाई, घरदारी, एवरीथिंग, रख रखाव. शी डिड ऑल दैट अलोन. हालांकि उनकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी. कैलूला दोपहर को उनके ख्याल में हम करते थे. तो वो कहानी सुनाती थी बेचारी, और कहानी सुना के उनके ख्याल में हम सो गए, खुद भी सो जाती थी. और कहानी क्या होती थी कि ऐसे ही बनाती थी इम्प्रोवाइज, जैसे मैं बनाती हूँ बच्चों के साथ इम्प्रोवाइज कहानियां, सब वहीं से चली आ रही हैं. हमेशा जानवरों के बारे में होती थी कहानी. पानी कैसे ढूंढा, किसने किसकी मदद की, कौन छोटा था मगर वो बड़ा तो फंस गया था जाल में, छोटे ने बड़े को बचाया. साइज डजंट मैटर, रंगत डजंट मैटर, एक दूसरे की क्या मदद, कैसे मदद करनी चाहिए. तो ये छोटी छोटी कहानियां थी. इसलिए मैं इतना जो मैं एम्फसाइज करती हूँ ना बच्चों की कहानियों पे, छोटी छोटी चीजें, ऑलवेज एनिमल्स. अपेरेंटली मैं खेलती भी जानवरों के, वो स्टफ टॉयज भी मेरे जानवर थे. मैंने गुड़ियों से नहीं खेला कभी. वो शायद कभी लाए थे अब्बू, तो वो ऐसी सजी ही रह गई. आई नेवर प्लेड विद देम. तो मैं क्लास लगाती थी, वो बच्चे जानवर बात को आप वहां से कहा. और ये अब बैठ के ना मैं आराम से सोचती हूँ, तो मैंने अभी कुछ साल पहले कनेक्शंस ढूंढे हैं कि यार ये तो वो कहानी है. तो एक लाल अमरूद है, एक सफेद अमरूद है, क्योंकि एक लाल अमरूद का दरख्त था, एक सफेद अमरूद का दरख्त था, और वो ऐसे आपस में ना इंटरट्वाइंड थे नानी माँ के बाग में. अब उनकी कॉन्वर्सेशन है. अब मुझे सारी बातें तो याद नहीं है, मैं बहुत छोटी थी, लेकिन ये मुझे याद है एक लाल अमरूद था, एक सफेद अमरूद था. लाल अमरूद में हमेशा कीड़ा लग जाता था. कुछ इस तरह की कॉन्वर्सेशन थी. वो क्या कहानी बनाती थी. अच्छा खैर, सो जाती थी. उसके बाद हम उठ के जो भी हमें दंगा मुश्ती करनी होती, बदतमीजी, वो हम करते थे, फिर आगे दोबारा सो जाते थे. सो एक कहानियों का सिलसिला वो था. सो कहानियां बहुत अलग अलग शक्लों और सूरतों की, अलग अलग अंदाज की होती हैं. वो अगर कभी जिंदगी में बाद में आपको वक्त मिले पलट के देखने का, तो रिकग्नाइज कर पाते हैं आप. इतनी पुरानी साथी है आपकी, कितनी पुरानी साथी है, कहानियां आपके साथ चल रही हैं, और किस किस तरह की कहानियां हैं. फिर ये कहानी के इंसान होना क्या होता है, अच्छा होना क्या होता है.
अब ये बज़ाहिर कितने भोंगे सवाल हैं, और इसके ऊपर लेक्चर्स होते हैं और लोग बड़ी, बट वो महसूस कर पाना, वो मेरे लिए एक अहम कहानी है। मैंने उसे महसूस किया। हम एक ऐसे वक्त में बड़े हो रहे थे जब कराची अभी इतना मोनोक्रोम नहीं था, बहुत मल्टी कलर टीवी था कराची, बहुत कम्युनिटीज रहती थी, बहुत रिलीजन्स थे। वो धीरे धीरे मैंने कराची से गायब होते हुए भी देखे। मैंने उनके साथ पढ़ा भी है क्योंकि मैं सेंट जोसेफ में पढ़ती थी, तो बहुत डायनामिक उसकी पॉपुलेशन थी। मेरे सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन थी या टीचर्स थे, उनसे बहुत सारे क्रिश्चियंस। कदर शर्मिंदगी होती है जब आप अपने ऐसे दोस्तों से मिलें जो आपके होते हुए आपके शहर में जहां आप मेजॉरिटी हैं, सो टू से, आप जो भी हैं, मतलब आपसे मेरी मुराद क्या ही हैं आप, लेकिन नंबर ज्यादा है आपकी कम्युनिटी का या आपके जैसे सोच का या आपके बिलीफ सिस्टम का, आपके तादाद में ज्यादा होते हुए वो खौफ महसूस करें, किस कदर शर्मनाक बात है कि वो ये दुख तकलीफ महसूस करें कि कम हैसियत है वो, या उनके कोई राइट्स नहीं है, या मैं यहाँ खौफ महसूस करता हूँ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, मैं यहाँ से चला जाऊं आपके होते हुए। ये बहुत मेरे भी बहुत देरीना कंसर्न्स में से जो आपने भी फरमाया। जरा सी ढर्रे से हट रही हूँ मैं, थोड़ा बाहर निकल रही हूँ अब जात के अहाते से, क्योंकि जात में हम थे और हमने इतनी बात इतराफ की है क्योंकि आपकी जात वो सब आइसोलेशन में आपकी जिंदगी में इतना कुछ है। लेकिन मैं हमेशा एक बात से बहुत बॉदर होती हूँ कि हमारा जो ड्रामा है, मैंने देखिए उसमें भी तो कभी कोई सीता की कहानी नहीं सुना रहा होता। हम कोई ऐसा, हमारा प्रोटैगनिस्ट फीमेल हो या मेल हो, वो इन कम्युनिटीज से निकल के नहीं आ रहा। कहने को हम बड़े एडवांस होते जा रहे हैं और एक शख्स होता है, उसके 500 प्लेटफॉर्म्स पे अकाउंट होते हैं और जनाब शेयर हो रही है, ज़ाती जिंदगी शेयर हो रही है। मगर फ़नून में, और वो भी इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिसका टेलीविज़न जिसका असर अंदाज होने का जो दायरा है वो सबसे वसी है पाकिस्तान में, उस प्लेटफॉर्म पर शेयरिंग नहीं है दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ। जी बिल्कुल नहीं। और चूंकि कोई चीज़ आइसोलेशन में नहीं होती, ये एक पॉलिटिकल टैक्टिक है। वो तो इसलिए सामने नहीं आते या नहीं अपने आप को जाहिर करते या बहुत वोकल नहीं होते क्योंकि वो डरते हैं। यही तो मैं कह रही हूँ। हाँ। कि वो आपने उनको इतना वल्नरेबल अपनी सरजमीन पे, बिल्कुल आपने उनको इतना वल्नरेबल कर दिया है, जहाँ उनके आबा और जाद रहते थे, जहाँ मतलब हजारों साल से लोग आबाद हैं, चाहे वो किसी भी पाकिस्तान के किसी भी खित्ते में किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, या कुछ ऐसे भी मज़ाहिब हैं जिनके बारे में आप बहुत कम जानते हैं। जी। चित्राल वाले अपनी आइडेंटिटी की एक लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल। चाहे इंटीरियर सिंध के हमारे हिंदू बहन भाई अपनी बका की लड़ाई लड़ रहे हों, चाहे कराची में जो पारसी कम्युनिटी थी वो यहाँ से भाग गई है क्योंकि 80% ज्यादा कुछ चंद लोग रह गए, जूस तो कोई रह ही नहीं गए हैं जी, ऑब्वियसली। फिर क्रिश्चियंस जितना अपने आप को थ्रेटन्ड महसूस करते हैं, तो वो कैसे इन प्लेटफॉर्म्स पे वो कहते हैं जितना कम नजर आए उतना अच्छा है। ये एक मजीद शर्मिंदगी की बात है आपके लिए कि वो कहते हैं कि हम नजर ही ना आए, यू नो। मगर ये भी एक पॉलिटिकल टूल है ना कि आप जैसे
अभी आप सिर्फ रिलीजन्स की बात करनी है, जब से पीटीवी खत्म हुआ है, जो कि 5 सेंटर्स थे, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, क्वेटा और पेशावर, जी, कितने कैरेक्टर्स आपने देखे हैं जो बलोची बोलते हैं हम्म या बलोच हैं? हम्म। जो बलोच हैं उनको भी आप बलोच कैरेक्टर्स नहीं बनाते, जी, वो या पंजाबी कैरेक्टर्स होते हैं या वो पठान भी, चलो मेरा ख्याल है हाँ। मुस्तफा ही है जो, और एक आध अभी कोई और एक प्ले आया है जो उस कम्युनिटी या उन लोगों की या जबान बोलने वाले पर्टिकुलर किसी जी, ग्रुप की कहानी है। जी, मतलब हम तो वो कहानियां, पहले तो आपने वो कहानियां गायब की, बिल्कुल, वो किरदार गायब किए, वो आवाजें गायब की। हाँ, जब आप किसी की कहानी गायब करते हैं उसकी आवाज गायब कर देते हैं। बिल्कुल, जैसे आपने हिस्ट्री में से खवातीन को गायब किया था। हम्म चलिए, तो कई 100 साल का प्रोसेस है कि आपने हिस्ट्री में से धीरे धीरे करके खवातीन साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस, म्यूजिशियंस, डांसर्स, राइटर्स, शोरा आपने निकाल दिया ना उनको। कहाँ है? बिल्कुल, ऐसा लगता है कुछ खवातीन का कोई दुनिया में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो तो भला हो इंटरनेट का और खवातीन का, जो अब ये बता रहे हैं, क्लेम रिक्लेम कर रहे हैं स्पेस को। तो सो एक पॉलिटिकल टैक्टिक है ना कि मैं जितना आपको कम देखूंगी, मैं आपके बारे में जितना कम जानूंगी, उतनी जल्दी मैं आपके बारे में कोई भी मिथ टाइम कर सकते हैं, मान लूंगी मैं मान लूंगी कि आप ऐसे हैं। मैं मान लूंगी कि फलाना कम्युनिटी के लोग बेवकूफ होते हैं, फलाना कम्युनिटी के लोग लेजी होते हैं, फलाना या हमारे दुश्मन होते हैं, यू नो। तो जितना कम आप उनके बारे में जानेंगे उतने आप फिर एक बड़ी छोटी सी बात है, हमारे कुछ दोस्त हैं जो छोटे छोटे कहीं कहीं अपना ऐसे थोड़ा सा, उसको मैं कहती हूँ चप्पू चलाना, चला लेते हैं अपना चप्पू कहीं। तो एक कैरेक्टर किसी प्ले में, हिंदू नहीं थी वो लड़की, लेकिन हीरोइन की बेस्ट फ्रेंड दिखाई कि वो हिंदू है। तो लोगों ने कमेंट्स में लिखा, वो हमने पढ़ा, हम हंसे उसके ऊपर बड़ी देर कि ये देखें बॉस कि हम क्या कह रहे हैं और ये क्या कह रहे हैं, ये क्या बिंदिया लगा के आ गई है स्टार प्लस देखने वाली, ये कौन सी हिंदू है भाई, देख भी नहीं रहा कि वो हिंदू कैरेक्टर है। फिर यहाँ कौन से हिंदू रहते हैं भाई, इनकी कौन सी हिंदू फ्रेंड है? लोगों को ये पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में कितने हिंदू रहते हैं जी, और उनमें से कितने लोग कितने अहम लोग हैं। आपके बेहतरीन डॉक्टर्स जी उनमें से हैं, आपके बहुत सारे और प्रोफेशंस में लोग उनमें से हैं, बिजनेसमैन है, और पारसियों के दिए हुए स्कूल्स में, क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स में आपके बच्चे पढ़ते हैं, इलाज होता है। दैट कम्युनिटी मेक्स इट मैंडेटरी फॉर एवरीवन कि एक बड़ा काम, एक इदारा बना के जाना। आप उनकी कंट्रीब्यूशन को जीरो कर देते हैं, आप एक्सेप्ट भी नहीं करते कि उन्होंने कुछ किया है। जो 2-4 पढ़े लिखे लोग फिर रहे हैं वो सब उनके मरून मिन्नत है। सब बड़े स्कूल्स 80s तक तो सब क्रिश्चियंस और पारसीज के पास थे, उनके बनाए हुए थे। मरी में इतना बड़ा स्कूल आपने जो जलाया वो कॉन्वेंट था। तो जहां जहां एजुकेशन की, तब्दीली की, एनलाइटनमेंट की बात हो सकती है, पहले तो आप उसको आग लगा देते हैं। फिर अगर कहीं कोई ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जिसमें लोग जुड़ सकते हैं, एक दूसरे को बेहतर समझ सकते हैं, एक दूसरे के बारे में बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे की अच्छी बुरी बात जान सकते हैं, इतना थ्रेटन आप अपनी वहां से आप वो एक्टिविटी ही गायब कर देते हैं। थिएटर और फिल्म दोनों इसलिए बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए क्योंकि कलेक्टिव एक्टिविटीज हैं। सही बात है। लोग साथ बैठकर देखते हैं, घर से बाहर निकल के आके बिल्कुल अजनबियों के साथ बैठ के आप एक एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये एक बहुत खतरनाक बात है। ये खतरनाक, तो घर में बैठना चाहिए, आप सबको घर में बैठना चाहिए, अपनी काबुकों में। तो ये बिकॉज नथिंग इज एपॉलिटिकल, एवरीथिंग इज पॉलिटिकल। सो ये एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल चेंज देखा हमने ओवर, ये भी एक कहानी है। बिल्कुल। तो उनकी कहानियां जो आप कह रहे थे कि किरदार हमें कोई सीता नहीं नजर आती है,
कोई ये कोई इसमें अचंभे की बात नहीं है. उनकी कहानी क्यों सुनाने में दिलचस्पी होगी किसी को, मतलब unless they decide to tell their own stories. एक्चुअली अब ये भी एक बात है कि मुझे ये कहने से यूं आ रहा होती है क्योंकि ये भी एक तरह का दबाव है. जब मामला ये नहीं रहा है ना कि एक सोशल प्राइस पे करनी है, अब तो मामला ये है कि शायद जान भी जा सकती है उस कम्युनिटी शायद के लिए. नहीं. डेफिनेटली इफ समवन सेड समथिंग फॉर देमसेल्व्स दे कैन. सो उस कैफियत में मुझे वही महसूस होता है कि हम, आपको क्या नजर आता है कहीं जैसे कुछ ड्रामे ऐसे हुए, आप भी जिनका हिस्सा रही, जहाँ पे कम से कम हमने कोई ऐसी कम्युनिटी के बारे में देखा, किरदारों को कोई जगह मिली ड्रामे का, जिसमें मेरा ख्याल है मुस्तफ़ा आफरीदी ने कुछ खेल ऐसे लिखे हैं, एंड उनके अलावा भी कुछ रहे होंगे. बट और भी होंगे जो लोग बहुत अच्छा जो अच्छे तरह एक क्या कहना चाहिए किरदारों की माला बनाते थे. उनमें नूरुल हुदा शाह बहुत इम्पोर्टेंट राइटर हैं. आई थिंक पंजाब से एग्जैक्टली प्ले मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन काफ़ी अरसे तक हमने नॉन मुस्लिम कैरेक्टर्स उन कहानियों में देखे हैं मुख्तलिफ. और खैर टेलीविज़न में तो हर इलाके के तो कम से कम हमने कैरेक्टर्स देखे हैं. अमजद इस्लाम अमजद ने भी लिखे हैं, मुन्नू भाई ने भी लिखे हैं, और आई एम श्योर और लोगों ने भी लिखे होंगे. और हमसे पहले तक तो होते ही थे, कोई इतना बड़ा मसला नहीं था उसमें. ये जो जजमेंटल और रिस्ट्रिक्शन एंड हेटिंग द अदर कैपेसिटी के जो हम किंग और क्वींस बने हुए हैं, अब इतने हम पहले नहीं थे. लोग बहुत लोगों को हैरत हुई थी संगे माँ में एक सिख कैरेक्टर देख के. लेकिन आप ये देखें कि अगर कहानी अच्छी बुनी हुई हो, किसी ने इस बात को अलग से नहीं नोटिफाई किया इस तरह आपको कि सिख कैरेक्टर क्या है. लोग समझते हैं सिख सब पंजाब में रहते होंगे. दे डोंट नो कि वो कितना बड़ा कबीला केपी में भी रहता है, यू नो, और उनकी कितनी बड़ी हिस्ट्री है, और उनकी कितनी बड़ी हिस्ट्री है, और वो कितने वो भी इसी कदर इस धरती के सपूत हैं जितने कि हम सब अपने आप को समझते हैं अपने ताईं. तो ये एक सिर्फ जमीन से जुड़ा हुआ राइटर लिख सकता है जिसका कान जमीन पे है. जो एक बड़ी, मैंने अभी जफर के बारे में मुझसे किसी ने पूछा था, जफर महराज के बारे में, कि वो आपको उनका काम के बारे में, मैंने कहा मेरी बहुत किस्मती है, मैंने उनका लिखा हुआ कभी कोई खेल किया नहीं, लेकिन मोहब्बत मुझे उनसे बहुत है. तो मैं ये जरूर बता सकती हूँ आपको कि जफर है, मुस्तफ़ा है, बिगुल है, मैं कहने वाली थी अभी, बिगुल, वाह, और बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं, और पहले भी गुजरे हैं. माजरत चाहती हूँ, मैं सबके नाम अभी फौरन याद भी नहीं आ रहे. इन तीनों चारों का नाम मैं इसलिए भी लेती हूँ कि राइटर ऐसा होता है जो आपने वो लोग देखे ना डेजर्ट में जो कान जमीन पे लगा के सुन लेते हैं कि कहाँ से आ रहा है काफला, या फलानी ऊँटनी भाग के कहाँ गई थी, उनको है ना. वो राइटर ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता है जो समाज जो जमीन के नीचे से आवाज सुन सकता है कि कौन कितनी दूर है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और जो जिसकी इतनी जुड़त है जमीन के साथ. मुझे ऐसा लगता है कि राइटर को ऐसा होना चाहिए, जिसको सिर्फ उस वक्त का नहीं पता, वहां जो नजर आ रहा है सिर्फ वो नहीं, जो जमीन के नीचे से सुनाई दे रहा है वो भी, जो गुजर गया वो भी, और जो आने वाला है वो भी. तो मेरे लिए ये बात थोड़ी मुश्किल है कि ये चार ही हैं, 4-5 हैं. ज्यादातर लोग आसान खेल लिखने की कोशिश करेंगे. 4 साल में लिखा है संगे माँ मुस्तफा ने, और क्या खूबसूरत किरदार लिखा है वो, जो सिख कैरेक्टर है संगे माँ का. क्या उसकी लॉयल्टी है, क्या मोहब्बत थी मुझे उस कैरेक्टर से.
जितना बादाम गुल लॉयल और वो है, उतना ही वो भी है, जबकि वो दुश्मन है, कातिल है उसके शौहर का ना, मगर क्या खूबसूरत किरदार है वो। और क्या उसकी क्या कहना चाहिए, उसकी जो डिप्रीविएशन है फॉर फॉरगिवनेस, जो उसकी चाह है, जो उसकी उसका जो तड़प है, माफी मिल जाए उसे, सुकून हो जाए किसी तरह। सो आप ये बात से मुझे ये इशारा मिल रहा है कि जब आप काम कर रही होती हैं तो अपने किरदार के अलावा दूसरे किरदारों से भी आपका एक बड़ा फैसिनेशन डेवलप हो रहा होता है। ओहो, ऐसा? हाँ। ये कैसे हो सकता है? होता है भाई, कुछ एक्टर्स देखे हैं बहुत ही कटे कटे काम करते हैं, आपने भी देखे हैं, मैं होंगे भी नहीं कह रही जानबूझ के। हाँ, नहीं वो हर तरह के होते हैं, लेकिन नहीं भाई, अगर आप देखो, अगर आपने अपने काम का मजा नहीं लिया ना, तो भाई टाइम, अपना भी टाइम वेस्ट करोगे, दूसरे का भी करोगे। टाइम वेस्टिंग, इसलिए मुझे टेलीविजन के आजकल के खेलों से तकलीफ ये है कि उनके लिए मुबाहिसे के लिए भी उनमें कुछ नहीं है। टाइम वेस्ट ही कर रहे हो ज्यादातर, यू नो। हाउ पेनफुल, मतलब हाउ पेनफुल। और ये आप इतनी मेहनत करवाते हैं, सुबह जगा के पहुंचवाते हैं आप सेट पे एक ऐसा काम करने के लिए जो दूसरे का टाइम वेस्ट करेगा। आपसे कैसे गुजारा हो रहा है इस तरह? मुझे आज जवाब चाहिए इस बात का कि ये निभने वाली बात तो नहीं है कि आप जैसा शख्स, जिसका अभी हमने पूरा पस मंजर आज सुना है, मैं पहले भी सुनती रही लेकिन जिस तफसील से आज मैं सुन रही हूँ और मेरे सामने वो बन रही है बात कि 2 बच्चे बैठे हैं इतने जुगादरियों के बीच में, 5 घंटे बात हो रही है जनाब तबकाती निजाम के ऊपर और उसमें निहारी भी खाई जा रही है और वो भी घर की, और वो फिर बढ़ रही है वो बच्ची और वो जा रही है और वो अदीब रिजवी के एक कमरे को देख रही है और मैदान देख रही है उसके आगे, उसके बाद वो और बढ़ रही है, फिर वो धमाकों के अंदर जब लाशें पड़ी हुई हैं कोई उन्हें पूछ नहीं रहा उन्हें भी देख रही है, और उसे अपने माँ बाप के साथ भी रिश्ता बढ़ रहा है, उनकी सेहतों और फिर दूसरे मामलात भी आते हैं जिंदगी में, जो एक अंदरूनी टूट फूट की जो है जिंदगी की है उससे भी गुजर रही है। काम अपनी जगह चल रहा है, परवाज पर है अपने तई, उसके अंदर तमाम जंगें शामिल हो गई हैं, और जनाब एक काम जो उसका अपना काम है वहां पे उस वक्त जाया हो रहा है। या ये मतलब निभा कैसे हो रहा है आपका इस कंटेंट? कैसे, मतलब ये थोड़ा काम भी कैसे करती हैं आप? भाई देखो, वो जो आपने शुरू में बात की थी ना कि आपने अंदाज बदल लिया है जंग का। हाँ, तो मैंने इसमें ये किया है कि एक तो काम में साल में 2 तो सीरियल करने होते हैं मैंने। अगर टेलीविजन के हिसाब से देखो तो उसमें मेरा गुजारा हो जाता है। सही। तो उसमें उसका तरीका ये है कि अगर बहुत कमाल नहीं लिखा हुआ तो गलत बात नहीं कह रहा, बस। अब आप यानी बिल्कुल ये आ गई है हाइबरनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यू हैव टू हाइबरनेट, सो आप यू डोंट स्टॉप ब्रीदिंग, यू हैव टू ब्रीथ, yes, but you're hibernating. You're not sleeping, you're hibernating. Hibernating means long बिल्कुल sleep to run out the season, sleep mode. So when you're doing things like these, mentally you're hibernating. Then you get a Beagle script and then you wake up and then you say aaja hun dasa mein, you know, or you get a Mustafa Afridi script, तो चलो अब, और you might have निकला है अपने जफर महराज जफर का स्क्रिप्ट। जफर साहब क्या बुरी बात है, नहीं जफर वो खुदा की नहीं, वो भी आ जाएगा और कहेगा मैं ये करती नहीं है, कुछ हालात ऐसे हुए जो मैं नहीं कभी कर पाई, मेरा कसूर उसका नहीं है। हाँ, चलिए झगड़ा होने वाले से हाँ नहीं पहले ही मैं बहुत बचा लिया आपने, बचा लो। तो वो हाँ, तो जब आपको ऐसा स्क्रिप्ट मिलता है फिर आप अपने गार में से निकल आते हैं, गड़ाई लेते हैं, फिर आप कहते हैं ओके ये सीजन में काम करूंगा, फिर आप चीजें गैदर करते हैं, हनी वनी जमा करते हैं, केव में रखते हैं ले जाके अपने।
यूं ही आप आ जाएं इस तरफ अगर कि कुछ आपकी अच्छी मायारी मौज़ूआत और उसकी बुनत से बने हुई कहानियाँ, ऐसी नैरेटिव्स जो आप फिल्म की तरफ भी कोशिशों में हैं, जैसे हम आपकी जो एसोसिएशन सरमद खुसट साहब के साथ देखते हैं, उसमें भी या कह लीजिए जो थोड़ा बहुत भी आपने अपना हिस्सा रखा हुआ है, आप थिएटर भी करती ही रही हैं, बिल्कुल कट ऑफ थिएटर से नहीं हुई। मुझे अच्छा ही लगता है देख के, क्योंकि हमें पता है कि 2-4 साल में एक प्रोडक्शन आप क्योंकि हमने बहुत सारे अदाकार खोए हैं जो जिनसे हम शिकवा भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी दी थिएटर को, और जाहिर है वहाँ बैठा नहीं जा सकता मीर फर्श बन के, सो उठना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है, पर आप कोशिश करती भी रहती हैं और जुड़ी भी रहती हैं। सो आप जरा इस इंफ्रास्ट्रक्चर से निकल के अगर हम फिल्म और थिएटर की तरफ आए, जो कि आप फर्दन एड्रेस कर सकती हैं, वहाँ के क्या मामलात हैं इस वक्त? अगर कुछ तवक्को है मुख्तलिफ बातें कहने की, तो वो तो हमारा इंडी सिनेमा है, और उसको भी क्या हमने बर्बाद हाल किया हुआ है। उसका हशर बिल्कुल ऐसा ही है कि फुटबॉल है वो, जिसके हत्थे लगे छोड़ता नहीं है उसको। देखो, जब मैंने शुरू में कहा था कि ये कोई सेन लोगों का काम नहीं है। ख्वाब देखने वाले लोग ना, वो सिर्फ एक प्रोफेशन से मंसूब नहीं है, ये एक टाइप है, ये एक कैफियत है। उसमें फनकार भी हैं, फिल्म मेकर्स भी हैं, उसमें कुछ ऐसे अफराद भी हैं जो जिनको पता होता है कि भाई वी आर रनिंग अगेंस्ट द टाइड, हम वी आर स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड, हम इट्स एन अपहिल टास्क, ऊपर जाएंगे तो पता नहीं कुछ होगा भी कि नहीं होगा, पहुंचेंगे तो कुछ पता नहीं क्या होगा, चढ़ भी पाएंगे कि नहीं चढ़ेंगे पता नहीं, मगर वो लगे रहते हैं क्योंकि अंदर एक उबल रहा है मवाद। अगर इट्स लाइक अ वोल्केनो, अगर आपने नहीं निकाला तो फटेगा, और आप सोसाइटी को देख रहे हैं, अब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसमें जी रहे हैं, और जीने से मेरी मुराद सिर्फ लाइक नॉट एवरीडे थिंग्स, कहने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, आप कोई इजहार का तरीका तो ढूंढेंगे जिसमें ये सलाहियत है और जिसके पास वो वसाइल भी हैं कि वो फिल्म बना सके। फिल्म तो बनाना पहले वसाइल का मसला है बहुत बड़ा, लेकिन सरमद ने उसे किसी तरह क्रैक कर लिया है कि अब वो अपने पैसों से बनाता है, बेशक नुकसान में बनाता है, लेकिन बना लेता है। उसने किसी तरह उसको कोई फॉर्मूला उसके दिमाग में वो अनलॉक हो गया है। तो वो भी ये सोच कर ही बनाता है कि जितना, मेरे ख्याल में, आई थिंक यू शुड टॉक टू सरमद अबाउट दिस मोर, लेकिन मेरा ख्याल है वो भी ये सोच के बनाता है कि इतना वापस आ जाए कि मैं नेक्स्ट फिल्म बना सकूं। इससे ज्यादा की उसे उम्मीद भी नहीं है, मगर मैं अपनी बात कह सकूं ताकि मैं जी सकूं, मैं सांस ले सकूं, you know? So, हम अपने अलग हम अपने जीने का साधन भी तो करते हैं ना। So, जिसके पास जिसको जो मीडियम समझ में आ गया, एंड आई थिंक फिल्म उसके पास तमाम तर मसाइल के बावजूद, और बल्कि लाइफ थ्रेटनिंग मसाइल के बावजूद, चूंकि जिंदगी एक तमाशा है, तो उसने ये जो ऑटोनॉमी उसको महसूस होती है ना फिल्म मेकर को, जो टेलीविजन में अब नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। अब तो चैनल और प्रोडक्शन हाउस आपको डिक्टेट करता है कि क्या बिकता है वो आप बनाएं, एग्जैक्टली यही जुमला बोले, वेदर और नॉट इट मेक्स सेंस। एक्टर तो फिर उसमें से किसी तरह ड्रिगल आउट करके निकल जाता है, या चलो निकल ही जाता है। डायरेक्टर के लिए बहुत मुश्किल है, राइटर के लिए बहुत मुश्किल जंग है, एक्टर्स के लिए भी है मगर उनसे कम है। तो ये जो ऑटोनॉमी है ना उसके पास बात कहने की, वो हमारे पास या फिल्म में है या थिएटर में है।